आज के कार्यक्रम में मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस लॉकडाउन के माहौल में कैसे खुद को इमोशनली फिट रखें और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट में एचओडी रह चुके हैं और इस वक्त सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं होली फैमिली हॉस्पिटल में। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार। तो डॉक्टर खंडेलवाल मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लोग घर में सिमटे हैं तो ऐसे में वो खुद को कैसे इमोशनली फिट रखें क्योंकि घर से बाहर जाना नहीं हो रहा, लोगों से मिलना नहीं हो रहा, बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हैं जो रुक गई हैं। सोशल मीडिया लोग देख रहे हैं तो उसमें भी एक तरह से नेगेटिव न्यूज आ रही है क्या एक्सेसिव मोबाइल का या ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, वो सही है या नहीं, क्या सिर्फ फैक्ट्स जुटाने के लिए और जरूरी जानकारी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, इस दौरान किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किन चीजों से ध्यान हटाना, किस चीज पर ध्यान लगाना चाहिए, ये हम आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर खंडेलवाल। हाँ जी, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, अब इस बात को हो चुके हैं 15 महीने, है ना? मार्च में सबसे पहले शुरू हुआ था। तो इसने हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाला है? और ये सिर्फ प्रभाव कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की जनता के ऊपर प्रभाव पड़ा है। एक तो लोगों की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल डामाडोल हो गई। लोगों की नौकरियाँ चली गई, लोगों को अपनी जहाँ पे वो काम कर रहे थे, वो काम छोड़कर उनको वापस अपने गाँव या दूसरे शहर में जाना पड़ गया। हम सबको वो बहुत ही भयानक दृश्य याद है जो टीवी में दिखाए हमने देखे हमने माइग्रेंट पॉपुलेशन के। तो सबसे बड़ा जो वो हुआ नुकसान, वो हुआ लोगों के लाइवलीहुड का, लोगों के जीविका का, उनकी इनकम चली गई। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि हम सब कोई ना कोई काम करके अपनी ज़िंदगी चलाना चाहते हैं। दूसरा हुआ कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई, ठीक है ना? फैक्ट्रियाँ बंद हो गईं, हवाई जहाज, रेल बंद हो गए, सिनेमा हॉल बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, होटल बंद हो गए। पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई और लोगों ने यही बातें सारा समय टेलीविज़न पे देखी, रेडियो पे सुनी, सोशल मीडिया में डिस्कस हुई। इन सब ने इसने भी एक और बहुत बड़ा प्रभाव डाला हमारे ऊपर। साथ-साथ कोविड ने तो बीमारी से जकड़ा ही लोगों को। इस समय हमारे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोविड हो चुका है। ये अच्छी बात है कि उसमें से 85% इस समय के जो आंकड़े हैं, 85% लोग ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन अभी भी 35 लाख लोग इस समय कोविड से ग्रस्त हैं। ठीक हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली बहुत लोग ज़्यादा सीरियस हैं। कुछ लोगों की उनकी मृत्यु भी हो रही है। हर दिन 3,500-4 हज़ार लोगों को की मृत्यु हो रही है। तो ये हमारी सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारी को कई तरह की बीमारियों ने ग्रस्त किया, मैं अभी आपको बताता हूँ। और मृत्यु के बारे में मैंने आपको बताया। अब किस तरह की बीमारियाँ हो रही हैं? मैं आपको, चूँकि मैं मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, मैं मेंटल हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तो जो ऑलरेडी लोगों को मानसिक बीमारियाँ थीं, जिनको कि रेगुलर इलाज की ज़रूरत थी, जिनको लॉन्ग टर्म दवाइयाँ खानी पड़ रही थी, वो अपने डॉक्टर से नहीं मिल सके। डॉक्टर से नहीं मिल सके, उनको पास नया प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया, केमिस्ट ने उनको दवाइयाँ देने से मना कर दिया। तो जो ऑलरेडी दवाई पे अच्छी तरह से स्टेबल लोग थे, वो उनको दवाई के अभाव की वजह से उनको बीमारी के रिलैप्स ज़्यादा होने लग गए। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा हुआ कि बहुत सारे अस्पतालों में जो वार्ड थे, वो कोविड वार्ड में चेंज होते गए। तो जो ध्यान मानसिक बीमारियों के मरीजों को मिलना चाहिए था, वो उनसे वो वंचित रह गए। क्योंकि लेकिन कोविड के लिए भी बेड्स क्रिएट करने ज़रूरी थे। तीसरा ये हुआ कि जो नए मरीज हुए, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई ऐसा माना जाता है कि हर साल 10% जनता किसी भी देश की वो उसको दिमागी तकलीफ होगी।
जो नए मरीज थे वो समझ नहीं पाए कि उनको अब अपने इलाज के लिए कहाँ जाना है। आने-जाने के साधन खत्म हो गए। कोई जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग आते हैं आस-पास के शहरों से और दूर के शहरों से भी, वो दिल्ली नहीं पहुँच सके और ये वो अपने आस-पास के भी डॉक्टरों के पास नहीं पहुँच सके। तो वो इलाज के अभाव में उनको भी बहुत तकलीफ हुई। ये तो हुआ कोविड का डायरेक्ट जो प्रभाव हुआ। एक जो दूसरा हमने प्रभाव देखा कि जो लोगों को कोविड हुआ और ये अ अ, बहुत प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल्स की जो स्टडीज़ हैं, अभी कुछ दिन पहले जो एक बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है लैंसेट, उसके जी, आंकड़े हैं कि जिनको कोविड हो गया और जो ठीक हो गए, उसमें से करीब-करीब 35% लोगों को किसी न किसी तरह की मेंटल या न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हुई। तो ये आंकड़े हैं कि लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को जी, बहुत बड़ा बिल्कुल, बहुत अहम आप आंकड़ा बता रहे हैं लैंसेट जर्नल जो कि प्रेस्टीजियस जर्नल है इंटरनेशनली, उसमें ये बता रहे हैं कि जो लोग ठीक हो गए, उनमें से 35% को मानसिक रूप से कुछ न कुछ समस्या सामने आई। तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, जो कि कहा भी जाता है कि ठीक होने के बाद लोगों को केयर की ज़रूरत होती है और अगर उनको मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं 35% तो ये बहुत ही साइज़ेबल बड़ा नंबर है। हाँ जी। जी, तो ऐसे में इस तरह तो आप ये भी कह रहे हैं कि जो लोग ठीक हो रहे हैं, उनको भी काउंसलिंग की, उनको भी हेल्प की, उनको भी उनकी भी मेंटल हेल्थ की केयर की ज़रूरत है ठीक होने के बाद भी। हाँ, जी, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल जिस तरह आप इंटरनेशनली इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में आप एचओडी रह चुके हैं वहाँ के साइकियाट्री डिपार्टमेंट में। तो जो लोग अब इस समय घर के अंदर मौजूद हैं उनमें से जिस तरह आप कह रहे हैं 85 टू 90% लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं। उनको भी जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं या सोशल मीडिया पे या हर तरफ से जिस तरह की वो जानकारी ले रहे हैं ऑनलाइन माध्यमों से या जिस तरह की नेगेटिव खबरें आ रही हैं, बुरी खबरें आ रही हैं, वो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रही हैं। तो ऐसे में वो खुद को किस तरह से तैयार करें क्योंकि जहाँ कहते हैं अटेंशन जाती है, जहाँ आपका ध्यान जाता है, उसी उसका आपके सबकॉन्शियस पर बहुत असर पड़ता है, आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वो किस तरह से प्रोसेस हो रही है, आपके दिमाग में लगातार जब एक इन्फॉर्मेशन एक ही तरह की आ रही है, तो वो ज़ाहिर तौर पर जो जिनको कोविड नहीं हुआ, जो सुरक्षित हैं, जो सेफ हैं उससे, उन पर भी असर हो रहा है। तो उन्हें घर में रहते हुए क्या करना चाहिए? उनकी देखिए ऐसा है कि उनकी जो हाँ, जी, अ, उन्हें क्या करना चाहिए हाँ, खुद मैं को आपको बताऊँ मेंटली कि फिट रखने के लिए? जिनको कोविड भी नहीं हुआ या जिनको हो गया, जी, जब घर में बैठे हुए हैं लोग, अब वो क्या करें? उनके पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग हो गई। जी, सारा दिन टेलीविज़न से देखना, सोशल मीडिया में पढ़ना, फिर आपस में डिस्कस करना और ये सब नेगेटिव बातें डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी फेक न्यूज़ डिस्कस हो रही है। फेक जी, न्यूज़ का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे जो हमारे को जो सामना करना पड़ रहा है मानसिक स्वास्थ्य में, एक तो लोगों की नींद खराब हो गई। जैसे जी, किसी का सोने का टाइम था 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक या 12 बजे से 7 बजे तक, वो जी, बिल्कुल ही घट पड़ा गया। लोग 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक वो टीवी देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। तो वो 4 बजे सुबह सोते हैं और फिर 12 बजे उनका दिन शुरू होता है। ऐसा बहुत लोगों में हो रहा है और ये ज़्यादातर युवा पीढ़ी में बहुत हो रहा है। तो उनकी नींद के जो नॉर्मल पैटर्न था, वो टोटली जी, डिस्टर्ब हो गया। दूसरा ये हुआ कि हमने अब जो बहुत केसेज़ देखे हॉस्पिटल्स में, वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के। जो जिन लोगों को बड़े स्टेबल थे, कभी किसी तरह की कोई एंग्ज़ायटी नहीं थी, डिप्रेशन कभी नहीं हुआ उनको, वो लोगों को एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर जैसी तकलीफ़ों की वजह से उनको डॉक्टरों से सलाह लेनी पड़ गई। जी, तीसरा जो हुआ कि लोगों की ड्रग यूज़ की आदत में भी थोड़ा-सा बढ़ाव आ गया। लोगों का सिगरेट कंज़म्पशन बढ़ गया,
जब अल्कोहल मिलना शुरू हो गया तो लोगों का अल्कोहल यूज़ बढ़ गया और कुछ लोगों का तो फिर वो कैनाबिस की तरफ भी लोग चले गए। क्योंकि उनको लगा कि इतनी जो एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, वो इन्हीं चीज़ों से कम हो सकती है। तो उन्होंने अपनी जी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए सिगरेट का सहारा लिया, किसी ने शराब का सहारा लिया, कोई कैनाबिस तक भी चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई मेंटल हेल्थ के लिए। जी, तो एक और जो सबसे ज़्यादा वो हुई कि लोगों को जब लगा कि सारी तरफ लाचारी है, कोई हेल्प मिल नहीं रही, घर में बंद बैठे हुए हैं, किसी से मिल नहीं सकते, तो उनको लगा कि जीवन बिल्कुल व्यर्थ है ये, निरर्थक है। वो बहुत होपलेस हो गए, बहुत लोग होपलेस हो गए और उनमें सेल्फ हार्म के टेंडेंसी शुरू हो गई। तो बहुत लोग या तो अपने को हार्म पहुँचा चुके किसी तरह से और कुछ लोग तो आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि कुछ लोगों ने तो अपने आप को ही खत्म कर लिया। ये अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उससे पहले हम पढ़ रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल के ही फ्लोर से कूद के किसी ने अपनी जान दे दी। तो ये जी, केसेस भी बढ़ रहे हैं, जो कि एक बड़ी दुखदाई स्थिति है। तो लोगों की नींद खराब हो गई, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ड्रग यूज़ और सेल्फ हार्म टेंडेंसीज़। ये जी, एक बहुत बड़ी इमोशनल समस्याएँ हैं, जो कि उभर के आई हैं जब से कोविड शुरू हुआ है। जी। तो आपने समस्याओं इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि किस तरह से उनका समाधान हो, अगर किसी का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है या एंग्ज़ायटी लेवल बहुत बढ़ गया है या फिर आप जिस तरह कह रहे हैं कि लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, अल्कोहल का कंज़म्पशन ज़्यादा हो गया। इस तरह की जितनी भी समस्याएँ लोगों को आई, उनका उसके लिए किस तरह से माइंड की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि वो शुरुआत में उसको कंट्रोल कर लिया जाए। जैसे ही वो टेंडेंसी डेवलप हो खुद पर एक चेक रखें लोग कि ये अब हमारे अंदर हमारी आदतों में ये बदलाव आ रहे हैं, तो अब हमें इसका किस तरह से सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए? क्या खुद में बदलाव लाने चाहिए? कब अलर्ट हो जाना चाहिए अपने पैटर्न्स को लेके और कैसे खुद को कंट्रोल करें, सेल्फ कंट्रोल की जब बात आती है? देखिए, एक ऐसा है कि जब ये अ, स आदमी किसी भी मनुष्य को, व्यक्ति को एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो और जब उसको सब तरफ से निराशा नज़र आती है, तो वो बहुत ही मोटिवेशन उसका बहुत डाउन हो जाता है। जी, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, किसी काम करने की इच्छा नहीं रहती, किसी काम को वो करना नहीं चाहता, लोगों से एंगेज नहीं करना चाहता। जिन लोगों से वो टेलीफ़ोन पे बात करता था, उनसे भी वो किनारा करने लग जाता है। तो ये जो अपने आप को हर एक तरफ से कट ऑफ करते जाना, एक ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, जो कि इस समय हो रही है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है जितनी भी ये जो हमने प्रॉब्लम मैंने आपको अभी बताई, कि हम जी, जितना हो सके हम अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखें। जी। लाइफ़स्टाइल में जो मुख्य बातें हैं, वो है कि एक तो हमारा जो सोने का पैटर्न था, हुँ, वो हम अपने सोने का पैटर्न वैसे ही रखें जैसा हमेशा से था। अगर हम 11 बजे सो रहे थे, तो अभी भी हमको उसी 11 बजे ही सो के सुबह 5 बजे या 6 बजे अपनी दिनचर्या शुरू कर देनी चाहिए। तो ये जी, बहुत ज इम्पोर्टेंट है कि रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कोविड से बाहर आए हैं, कि वो हुँ, अपने शरीर को, अपने दिमाग को पूरा रेस्ट दें, पूरे पूरी अपनी नींद सोएँ और उन्हीं घंटों में सोएँ कि जिन घंटों के वो आदी रहे हैं पहले से। ऐसा माना जाता है, जो सर्केडियन हमारे रिदम्स हैं, हमारे जी, सिस्टम में, वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से काम करती है। और हुँ, वो उसके हिसाब से जो हमारी नींद के सबसे अच्छे घंटे हैं, वो रात के 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी अवधि में अपने नींद की ज़रूरत को पूरी करें। तो रेस्ट और नींद ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमारे को अपने शरीर को कोविड के बाद स्वस्थ लाने में और अपने आप को वैसे भी स्वस्थ रखने के लिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक बनाए रखने के लिए। तो ये नींद की इम्पोर्टेंस आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते।
हर एक लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है? तो जी। वो डिसिप्लिन मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए नींद के अलावा जो एक नेक्स्ट चीज़ है, वो है हमारी फूड हैबिट्स। जी। जैसा हम हमेशा से खाना खाते आए हैं, वैसे ही हम जी। खाना खाएँ, जंक फूड ना खाएँ, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का हम सहारा लें और ये ये हमारे रोज़मर्रा के खाने-पीने में शामिल होना चाहिए। क्योंकि ये भी देखा गया है कि जितना हमारा इस समय जो हमारा भोजन है, वो अगर संतुलित होगा, जी। उसमें जंक कम होगा, तो वो हमारे को स्वस्थ रखने में और स्वस्थ होने में ये हमारे जी। को मदद करेगा। तीसरी इम्पोर्टेंट जो बात है और जो बहुत ही अहम है, वो है कि हम अपनी डेली फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ करें। अ, डेली फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ की 2-3 तरह से इसकी महत्ता है। पहला तो ये कि इससे हमारे एनर्जी लेवल्स हमको बनाए रखते हैं, ठीक है? जैसे कि जी। कोविड के बाद लोगों को एकदम कमज़ोरी बहुत लगती है, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो धीरे-धीरे अपनी एक्सरसाइज़ की गति बढ़ाएँ, ताकि उनके एनर्जी लेवल्स वापस आ जाएँ। हुँ। और एनर्जी लेवल्स को वापस लाने का तरीका सिर्फ़ रेस्ट नहीं है, जी। थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूरी है। हुँ। ऐसा भी देखा गया है और ये बड़े साइंटिफिक स्टडीज़ ने एस्टैब्लिश करा है कि फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ से जी। हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहती है। हमारे ब्रेन में एक हार्मोन्स होते हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं या हुँ, उनको हुँ। गुड अ, फील अ, फील गुड फैक्टर हार्मोन्स माना जाता है कि ये एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ के दौरान ही रिलीज़ होते हैं। जी। तो ये जो हार्मोन्स हैं, इनको रिलीज़ करने के लिए और कोई तरीका नहीं है, उसका तरीका सिर्फ़ एक्सरसाइज़ेज़ है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज़ हमारे एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए, हमारी फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी है, वो है कुछ खास तरह की प्रैक्टिसेज़ जिनको हम योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन बोलते हैं। जी। इन तीनों चीज़ों के बहुत साइंटिफिक स्टडी है, हार्वर्ड ने भी करी है और भी दूसरे जो हिंदुस्तान के साइंटिफिक संस्थान है उन्होंने भी करी हैं कि प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन का जी। हमारे जी। मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है और जी। ऐसा माना जाता है कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो हमारा फिज़िकल हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो ये जी। हमको अगर हम पहले नहीं कर रहे थे, आजकल बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम आजकल उनके प्रोग्राम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, जिसमें वो जी। बेसिक प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा की टेक्निक्स लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि हमको अपने सोशल कनेक्शन बनाए रखने चाहिए। जी। हम बिल्कुल या तो कुछ लोग हो गए कि जो सोशल नेटवर्क का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं और जी। वो हर तरह की फेक न्यूज़ पढ़ते हैं और फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल भी उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया से या अपने सोशल कॉन्टैक्ट से कट ऑफ कर लिया है। ये हुँ। भी ठीक नहीं है। हम अपने आप भी ख्याल रखें, फैमिली का भी ख्याल जी। रखें और हम अपनी सोसाइटी या सोशल रिलेशनशिप है, उनसे भी बने रहें। जी। और इसमें देखा गया है कि अगर आदमी में कंपैशन हो, ग्रैटिट्यूड हो, हेल्प करने के लिए वो तैयार रहे, तो उसका भी बहुत पॉज़िटिव असर पड़ता है हमारी इमोशनल हेल्थ पे। एक और जो बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सिगरेट, जी। शराब या किसी भी तरह के और ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। उससे हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होता, उससे हमारी घबराहट या एंग्ज़ायटी ठीक नहीं होती, उससे हमारी डिप्रेशन कम नहीं होती, तो वो सिर्फ़ हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती हैं, हमारे फिज़िकल हेल्थ को भी और इमोशनल हेल्थ को। तो इन सब्सटेंसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए और हुँ। जो स्क्रीन टाइम है, जैसे कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेलीविज़न या लैपटॉप या स्मार्टफ़ोन
वो स्क्रीन टाइम को भी बहुत लिमिटेड रखना चाहिए। मैं सबको जी, सलाह देता हूँ कि सोने से 1 घंटा पहले वो अपने सारे के सारे स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप वगैरह बंद कर दें। सोने जी, से 1 घंटा पहले तक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुबह उठने के बाद, जगने के बाद 1 घंटे तक इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुबह उठने के बाद जो 1 घंटा है, वो मेडिटेशन में, प्राणायाम में, योगा में, एक्सरसाइज़ करने में बिताना चाहिए। तो जी। ये जो अगर आज हम सब इन बातों का ख़्याल रखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का और इसके साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य का, इसका जी, ठीक से हम ख्याल रख पाएँगे। जी, बहुत अहम बातें डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल आपने बताई कि किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपने कई बातें बताई कि किस तरह से फिज़िकल एक्सरसाइज़, फिज़िकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन की आपने बात की, गुड हार्मोन रिलीज़ होता है। आपने ये भी बताया कि सोने से पहले किस तरह से 1 घंटा पहले जितनी भी स्क्रीन्स हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए। उठने के बाद 1 घंटे तक उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही आपने ये भी बताया कि डाइट का किस तरह से लिंक है हमारी मेंटल हेल्थ है, हम जैसा खाना खाते हैं, उसका हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलेड्स ये सब खाना चाहिए। कई अहम बातें डॉक्टर आपने हमें बताई। इस बीच में ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि अगर बच्चों में भी अब ये जो पैंडेमिक है वो फैल रहा है और अगर किसी बच्चे को ये पता चलता है कि उसको ये है, तो कई लोगों से मैंने ये बात सुनी कि बच्चों का एंग्ज़ायटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। उनको ये डर जिस तरह की इन्फॉर्मेशन उन तक गई कि उनको ये डर लगता है कि अब शायद हम नहीं बचेंगे। तो बच्चों के लिए आप किस तरह की काउंसलिंग देते हैं, किस तरह की सलाह देते हैं कि क्योंकि बच्चे इस समय घर पर हैं और जिनको नहीं भी हुआ ये लेकिन वो 1 साल से घर पर है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं और उनकी मानसिक सेहत के लिए पेरेंट्स को या गार्डियंस को क्या करना चाहिए? देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात पूछी आपने। हमारे देश के जो अ, बच्चे हैं जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, जी, उसकी इस समय रेशो करीब मेरा ख़्याल है कि 45% है, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है ये। हमारे जी, देश के 130 करोड़ लोगों में 45% लोग वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे की है। जो इस समय उनका पीरियड है, जो अपने दोस्तों में, स्कूलों में, खेल-कूद के मैदानों में बीतना चाहिए था, वो घर के 2 कमरे में, 1 कमरे में, 3 कमरे में बंद होके रह गया है। उनके पढ़ाई-लिखाई का क्या होगा, ये बहुत ही समस्या बन गई है। समझ में नहीं आता है कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। अभी जैसे हम सबने देखा कि 10th क्लास के एग्ज़ाम कैंसल हो गए, 12th के एग्ज़ाम डेफ़र हो गए और ये बड़ा मुश्किल जब तक कि डिसीज़न नहीं हुए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहे, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न जी, में रहे कि हमारे आगे के साल का क्या होगा। तो एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन गया है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ये अब 1 साल से ज़्यादा हो गया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। तो ये एक बहुत अपने आप में एक समस्या है, कोविड के बगैर भी। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि बच्चों को भी कोविड हो रहा है। जी, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो उनके माँ-बाप हैं, उनके अभिभावक हैं, वो पहले अपने आप को तैयार रखें कि अगर ऐसा होगा तो वो बच्चों को क्या समझाएँगे। अगर उनको भई कोविड तो हो रहा है, डर भी लगता है, लेकिन बच्चों के सामने पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को ठीक रखें, डॉक्टर से सलाह लें और वही बातें अपने बच्चों को समझाएँ जिनको कोविड के लिए तैयार करना है या कोविड हो रहा है, ठीक है? तो उसमें बच्चा हर बात तो समझता भी नहीं है, लेकिन हर बात को छुपाने से भी और अवॉइड करना भी ठीक नहीं है। बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, वो सब भी टीवी में देखते हैं, उनके पास स्मार्टफ़ोन है, तो थोड़ी बहुत सही जानकारी उनको ज़रूर देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे के आने वाले दिनों में जो हमारे इलाज संबंधित जो हमारी प्रॉब्लम बहुत हो रही पिछले दिनों में हो रही हैं, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, हम आशा करते हैं हम सब कि उसमें स्थिति में सुधार होगा और बच्चों को भी ये सब
इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो अभी इसी तरह ये बच्चों को भी समझाया जा सकता है। जी। एक मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगी, एडवाइस लेना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिनको माइल्ड सिम्पटम्स आए, उन्हें हुआ। तो अगर किसी की रिपोर्ट आ जाती है पॉजिटिव, तो उसको अपने आप को किस तरह से मेंटली मजबूत रखना चाहिए? खुद को क्या कहना चाहिए? खुद से क्या बात करनी चाहिए? और आस-पास जो उनके केयर टेकर्स हैं, उनका किस तरह का व्यवहार होना चाहिए? देखिए जो अगर कोई घर में किसी को कोविड हो गया तो सबसे पहले ये है कि जो डॉक्टरी सलाह है उसके हिसाब से अपनी दवाइयाँ खाएँ, ठीक जी, है? लोगों में बहुत गलतफ़हमी हो गई है कि स्टेरॉइड शुरू करने हैं या वो जी, ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो ठीक होंगे। ऐसा नहीं है। जी, 85% या ज़्यादा परसेंट लोगों को घर में ही रह के इलाज करके ही वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उनको कोई स्टेरॉइड्स जैसी या कोई और दूसरी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो एक सही डॉक्टर से सलाह लेके उनको काम करना चाहिए और पैनिक में आके 10 तरह के प्रिस्क्रिप्शन नहीं इकट्ठे करने चाहिए। इस समय आराम करें और सही अपना जो खान-पीन का ख़्याल रखें, अपने नींद का ख़्याल रखें और उम्मीद रखें पॉज़िटिवली कि भई हम सब ठीक होंगे, धीरे-धीरे हम सब ठीक होंगे। अनफॉर्च्युनेटली कुछ लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी हम देख रहे हैं कि 85% से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। तो अ, हमको ये पॉज़िटिव उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। जी, बिल्कुल पॉज़िटिव एक सकारात्मक रहना चाहिए। अ, यहाँ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी डॉक्टर खंडेलवाल कि आपने बात की कि इन्फॉर्मेशन का जो ओवरफ्लो है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ से बचना चाहिए। अब लोग क्योंकि घर में हैं तो और कुछ इंटरैक्शन के लिए या जानने के लिए कुछ नहीं है तो हाथ में मोबाइल फ़ोन ही होता है, तो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही लोगों का ध्यान जाता है। अब किसी भी चीज़ को अगर आदत में लाना है तो सबसे पहले दिमाग को खुद से आपको बात करनी होती है, खुद को समझाना होता है। तो जब आप किसी को गाइड करते हैं कि किसी भी हैबिट को, किसी भी पैटर्न को अपनी अ, दिनचर्या से हटाना है, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं? अगर इस पर आप हमें कोई टिप्स दे दें। देखिए ऐसा हम लोगों को सलाह देते हैं कि अगर आपने जैसे मोबाइल या उसका यूज़ किया, ठीक है? तो एक बार हुँ, अगर आपने देख लिया सब कुछ, तो अगले 2 घंटे तक ना देखें उसको। हुँ, ऐसा सोच लें कि मैंने अभी 10 बजे अपने सारे व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लिए, मैंने जो हुँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखना था वो देख लिया। अब उसको अगले 2 घंटे तक आप ना देखें, ठीक है? उस 2 घंटे में आप पढ़ें और कुछ अच्छी बातें पढ़ें, जिन किताबों को आप पढ़ना चाह रहे थे, उन किताबों को आप पढ़ने की कोशिश करें और वो reading books is a very good habit to spend जी, time and to spend time usefully. आजकल बहुत सारे साइंटिफिक पॉडकास्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको सुनने जी, हैं, तो हमको वो सुनने चाहिए जिसमें बहुत अच्छे जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अच्छी बातें कही हैं। तो 2-2 घंटे के गैप से हम अपने स्मार्टफ़ोन को यूज़ करें और धीरे-धीरे ये गैप बढ़ाएँ। बुक्स ज़रूर पढ़ें, अच्छी बुक्स ज़रूर पढ़ें और उससे हमको बहुत नई बातें सीखने को मिलती हैं। हमारा दिमाग जो आज ये सारे जो नेगेटिव फ्लो है इन्फॉर्मेशन का, उससे बचा रहता है, कुछ पॉज़िटिव थिंकिंग क्रिएट होती है। तो जी। मेरा मानना है कि हमको सबको किताबें पढ़ने की आदत फिर से शुरू करनी चाहिए और बहुत लोगों ने करी है। बहुत लोगों ने वो किताबें पढ़ी पिछले 1 साल में जो वो हमेशा पढ़ना चाह रहे थे और वो नहीं पढ़ पाए। जी। तो आपने बहुत अच्छा एक सलाह दी कि अगर आपको इस हैबिट से गैजेट्स की हैबिट से छुटकारा पाना है तो 2 घंटे का गैप रखें और ये डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन में लाएँ कि 2 घंटे तक नहीं देखेंगे और किताबों को पढ़ें जो कि अब तक नहीं पढ़ पा रहे थे। यहाँ एक हमारे व्यूअर है उनका एक सवाल आया है जो मैं लेना चाहूँगी। आपने सर बताया था कि एंग्ज़ायटी के बारे में, तो ये उसी से जुड़ा सवाल है।
जो हमारे व्यूअर हैं उनका ये कहना है कि वो ये लिखते हैं कि मुझे 4 साल से एंग्जायटी का इश्यू है। मैंने 3.5 साल मेडिसिन ली, उसके बाद नॉर्मल था, अब वापस ब्रीदिंग का स्ट्रेस होने लगा है। खाने के बाद कफ बनता है, बहुत ज़्यादा बीमारियों को लेकर बहुत डर लगता है और जब तक मेडिसिन लेता था तब तक ठीक रहता है, जैसे ही बंद करता हूँ वापस इश्यू होने लगता है। तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि मेडिसिन लिया करो, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर उनको किसी डॉक्टर ने सलाह दी है, जी। तो उनको अपनी एंग्जायटी को ठीक रखने के लिए उनको दवाई की ज़रूरत है, तो उनको लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। लेकिन जो बहुत सारी और बातें हैं एंग्जायटी रिलेटेड, वो इन सब बातों से ठीक हो सकती हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस करी हैं, कि अपना रेस्ट, नींद, एक्सरसाइज़ेज़, योगा, प्राणायाम, रीडिंग हैबिट्स, remaining in touch with friends and family members, जी। good food, nutritional habits. तो ये सब भी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि हमारी एंग्जायटी को ठीक रखने में मदद करती है। जी। तो ये भी समझना चाहूँगी, कई बातें आपने बताई कि ड्रग्स के से बचना चाहिए, अल्कोहल से बचना चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए, एक्सेसिव सोशल मीडिया से बचना चाहिए इस दौरान। और क्या ऐसी चीज़ें हैं सर जो इस दौरान लोगों को नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकती हैं, जिनसे उन्हें बचना चाहिए और खुद की को मेंटली, इमोशनली फिट रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस समय अपने आप को टोटली इंसुलेट नहीं कर सकते हम, है ना? जी। हमारे रोज़ खबरें सुन रहे हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स आईसीयू में एडमिट हो गए, हमारे जानने वाले लोग इस बीमारी की वजह से चल बसे। तो नेगेटिविटी तो काफ़ी क्रिएट हो रही है, टोटली अपने अपने आप को इंसुलेट नहीं कर सकते। जी। लेकिन साथ में ज़रूरी भी ये है कि हम अपना ख़्याल रखें, जो लोग हमारे पे डिपेंडेंट हैं उनका ख़्याल रखें और उम्मीद करें कि अब ये सिचुएशन भी धीरे-धीरे कंट्रोल में आएगी। और उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनको जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि एक ही सोसाइटी में, एक ही अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, लेकिन अगर पड़ोस में कोई मरीज़ उनको पता चलता है कि साथ वाले फ्लैट में है, तो बहुत ही स्टिग्मा, बहुत डर, बहुत उनमें ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं कैसे अगर अटेंडेंट भी आएगा-जाएगा उस पेशेंट को अटेंड करने से, तो उनको कहीं ना हो जाए। इस तरह का जो डर है लोगों में, उस उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से एड्रेस करना चाहिए इस तरह के इश्यूज़ को जो स्टिग्मा लोगों के अंदर है? देखिए, थोड़ा बहुत तो डर स्वाभाविक है और थोड़ा बहुत डर होना भी चाहिए, क्योंकि डर की वजह से हम अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अब कोविड कोई स्टिग्मा तो रह नहीं गया। जब हमारे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ये तो आँकड़े हैं। हुँ। असली में कितने हुए हमको पता ही नहीं है। जी। तो अब वो स्टिग्मा कहाँ रहा वो? हुँ। तो अब लेकिन ये तो हमको मानना चाहिए कि कोई कोविड जिसको हो गया और वो ठीक हो गया, तो वो कोविड खत्म हो गया। वो हुँ। कोई हमेशा कोविड का लेबल थोड़ी दे सकते हैं हम उसको। जी, जी। 6 महीने पहले कोविड हुआ था तो इसलिए इससे बचे रहो। ये हुँ। तो आपको सबको समझना चाहिए, ठीक है? जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल जी, आपने कई विषयों पर बात की, आपने बच्चों को किस तरह से इस माहौल में काउंसलिंग देनी चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, आपने ये बताया। आपने बताया कि जो यूथ है, उसके साथ उनको उनके बारे में उनको कैसे मेंटली, इमोशनली फिट रखना है। जो लोग स्वस्थ हैं, उनको कैसे खुद को सँभालना है या जो लोग जिनको हो गया, उनको कैसे सँभालना है या जिनको हो चुका है और जो ठीक हो चुके हैं, उनको कैसे अपनी मेंटल फिटनेस का, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। ये सारे विषयों पर आपने बताया और आपने कई बातें बताई कि कंपैशन, ग्रैटिट्यूड ये भी हमें मानसिक रूप से मजबूती देते हैं। तो बहुत सारे विषयों पर आपने बात की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी और
हम उम्मीद करते हैं इससे हमारे व्यूअर्स को कुछ एक पर्सपेक्टिव मिला होगा इस तरह के माहौल में जो कि जिसमें वो जी रहे हैं, उसमें खुद को कैसे मजबूत रखें इसे लेकर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने विस्तार से इस विषय पर जानकारी देने के लिए कि कैसे खुद को इमोशनली फिट रखा जाए। धन्यवाद। नमस्कार।